तमाम टीचर्स, आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ और इस देश की युवा शक्ति आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है, ऐसी आवाज होती है। थैंक यू। इसी तरह से आपका जोश जीवन पर्यंत बना रहे और आप कोई सपना लेकर के यहाँ तक कोटा तक पहुंचे हैं। सपना देखा होगा तभी आए ना? यस सर। क्या सपना देखा है? डॉक्टर बनना है। कभी सपने को जिया है? नो सर। नहीं। सपने को देखा जा सकता है लेकिन जिया भी जा सकता है। जिया किससे जाता है? सूर से, आत्मा से। और जब हम आत्मा से किसी सपने को जीते हैं तो एक नहीं बल्कि दो शक्तियां उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाती हैं। कभी देखा है, महसूस किया है कि मैं एज ए डॉक्टर -50 डिग्री टेम्परेचर और 55 डिग्री रेगिस्तान में जहां लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और लाशों के बीच कोई तड़पती हुई जिंदगी, और मैं उसको उठा करके उसको जीवन दे महसूस किया कभी वैसे इतना महसूस किया है कि डॉक्टर की वर्दी पहनी और क्लिनिक में बैठ करके सिर्फ दवाइयां दे रहे हैं। डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं? बताइए, क्यों बनना चाहते हैं? देश की सेवा। डॉक्टर देश की सेवा के साथ साथ और सबसे बड़ी उसकी सेवा है मानव सेवा। दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जा सकता है और होते भी। और उस अगर वो डॉक्टर सही पर इलाज नहीं करता तो शायद मैं आपके सामने आज खड़ा भी नहीं हूं। अभी तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए गए होंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकें, आपका जो लक्ष्य है उसको पूर्ण कर सकें। लेकिन 3 फॉर्मूला मेरा भी है। एक फॉर्मूला क्रिटिकल जो आपके जीवन को आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। पहला P जो मैंने अपने जीवन में भी अप्लाई किया है और आज यहां तक पहुंचा है। पहला P क्या हो सकता है? पेशेंस। क्या? पर्पज। मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? जो अभी आपसे मैं बात किया था कि पर्पज क्लियर होना चाहिए जीवन का, एम का, कि अगर मैं आयरन में हूं तो क्यों हूं? मेरा पर्पज क्या है? कि नीट को क्वालिफाई करना, डॉक्टर बनना मेरा पर्पज है। पहला भी पर्पज। दूसरा भी पैशन, जुनून। अगर मेरे पास मेरा पर्पज है जीवन का तो मेरे उस पर्पज को पूर्ण करने के लिए पैशन, जुनून, पागलपन, वो दीवानगी जिसमें अपना मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तमाम शक्तियों को उसमें निहित करके और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और तीसरा परफॉर्मेंस। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बच्चे के अंदर अगर जुनून है, पागलपन है, तो उसका परफॉर्मेंस कहां तक पहुंच सकता है ये अभी आपको अगले 30 मिनट के अंदर पता चलेगा कि हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जो आज हम सोच भी नहीं सकते वो भी हम कर सकते हैं। इतनी शक्तियों का समावेश हमारे हृदय के अंदर है, इतनी शक्तियों से परिपूर्ण हम हैं। क्योंकि मैंने भी जिस तरह से आपने सपना देखा उसी तरह से मैंने भी सपना देखा, लेकिन सपने को देखा ही नहीं, जिया भी था। 8th क्लास से सपने को जीता आ रहा था कि फौजी बनना है, लेकिन क्यों बनना है? एक युद्ध लड़ना है। इस पर्पज से उस सपने को जीता आया और हर सपने में एक फौजी की तरह एक युद्ध लड़ते हुए, देखता हुआ, जीता हुआ, बड़ा हुआ। और उस आपकी जो उम्र शायद 16 साल 5 महीने से कुछ बड़ी होगी या कुछ उसी के समकक्ष होगी, तो जिस तरह से आप अभी 11th या 12th में होंगे,
पार कर गया, पार मैं अभी पार नहीं कर पाया था। 11th पास ही किया था, 12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी और मैं फौज में भर्ती होकर के चला गया। उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8 पैट्रिक टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते जिस तरह से आज आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी तरह से जब भर्ती होकर के मैं भी गया तो वहां पर जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी थी। यहाँ तो एयर कंडीशन है, यहाँ तो कोई आग नहीं है क्या? एयर कंडीशन आपके रूम में 6 घंटे की आपकी एकेडमिक क्लास, उसके बाद 18 घंटे आपकी मनमर्जी, पढ़ना है, सोना है, खाना है, घूमना है, टहलना, ये सब आपका मनमर्जी का। लेकिन वहां की जो ट्रेनिंग सुबह 3:30 बजे स्टार्ट होती थी और रात को 11:30 बजे तक कंटिन्यू हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस होता था। जिस तरह से आपके यहाँ पर प्रोफेसर शिक्षक आपको अपनी क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से आपको अपने सब्जेक्ट में पारंगत कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो वहाँ इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से 9 महीने तक उस आग की भट्टी में तपाया, तब जाकर के एक सिविलियन एक फौजी के रूप में बाहर आता है। और फौजी देश का विश्वास और भरोसा होता है। जब वो वर्दी पहनता है तो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन वो वर्दी होती है। वो तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है जिसके लिए वो पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी वो उसकी प्यारी वर्दी होती है। ऐसी उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज महसूस होता है कि मैं क्यों गया, नहीं तो देश के दूसरे हिस्से में भी जा सकता था। इसलिए गया क्योंकि एक बड़ा युद्ध लड़ना था और उस बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों को लड़ करके अपनी क्षमता, सक्षमता को बढ़ाना भी था। आज क्योंकि अब शुरुआत में मैंने कहा कि अगर एक नहीं 2 शक्तियां आपके साथ जुड़ती हैं तो परमात्मा आपको उसी राह पर लेकर के जाता है। शायद परमात्मा इसीलिए मुझे श्रीनगर में भेजा, कश्मीर में भेजा, ताकि मैं और सशक्त हो सकूं और स्किल डेवलप हो सके। क्योंकि 1990 से कश्मीर के अंदर उग्रवादियों ने जो अशांति फैला रखी थी, दहशतगर्दी फैला रखी थी, वहां फौज 1990 से आज तक लगातार उन दहशतगर्दों के साथ लड़ती हुई चली आ रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बहुत सारे दहशतगर्दों के साथ, टेररिस्टों के साथ मुठभेड़ भी हुई और बहुत सारे टेररिस्टों को मारने का मौका भी मिला। समय अपनी गति से चलता है और जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो इंसान उस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेगा, समय आपको अपने गंतव्य स्थान तक, आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देगा। लेकिन समय के अंदर एक बड़ी खासियत भी है कि अगर आप रुक गए ना कहीं पर, वो आपको हाथ पकड़ करके आगे नहीं लाएगा, बल्कि वो छोड़कर कैसे वहीं पर खड़ा हो जाएगा। जीवन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है तो क्या है? समय। हम जानते हैं समय सबसे महत्वपूर्ण है। आज का 1 सेकंड का समय, कल पूरी दुनिया की दौलत किसी के कदमों में डालोगे तो मुझे वो कल का 1 सेकंड का समय वापस दे दो, आपको नहीं मिलेगा। समय व्यतीत हुआ, वर्ष 1998 आ गया, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण की। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये जान चुके थे, महसूस कर चुके थे, उनको एहसास हो चुका था कि दोनों मुल्क
बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का बात किया। शांति जहां होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि जब मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, माइंड के अंदर भी शांति होती है तो ज्यादा सब्जेक्ट याद हो जाता है। ये एक देश समाज के लिए नहीं बल्कि एक मानव के लिए भी, कि अपने मन मस्तिष्क को किस तरह से हम शांति से रख सकें और उसको एकाग्र कर सकें। तो उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस यात्राएं शुरू की गई और बहुत बड़े स्तर के ऊपर सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण बनता हुआ भी चला गया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। इसलिए उसने कारगिल, बटाले, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए कि जहां से आप आए हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, यहाँ पर सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर 5 या 7 डिग्री तक जाता है। 5 और 7 डिग्री जाने के बाद हम अपने बिस्तर से निकलना नागुजार समझते हैं, बहाने शुरू हो जाते हैं। आपके गली का, मोहल्ले का, शहर का, गांव का कोई ऐसा बच्चा, कोई आपका भाई, आपका दोस्त, आपके चाचा ताऊ आज भी उस -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए दिन रात ड्यूटी देते हैं, दिन रात। वहां पर एक कानून था 1971 में बना कि सर्दियों के समय जब इतनी सर्दियां पड़ती हैं, क्योंकि लहू नहीं हड्डियां भी जम जाती, इतनी सर्दी होती, तो टॉप जो पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर बने हुए बंकरों से दोनों सेनाएं पेट्रोल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आएंगी। हमारी सेना तो उसी कानून के तहत आ गई, क्योंकि ये सेना एक डिसिप्लिन सेना है। हिंदुस्तान की सेना की सबसे बड़ी खासियत डिसिप्लिन, और वो भी सेल्फ डिसिप्लिन। और हमारे देशवासी भी बड़े डिसिप्लिन हैं, क्योंकि हम अपने देश के कानून को मानने वाले हैं, अपने संविधान को मानने वाले हैं। उसी कानून से हम नीचे आए, लेकिन वो नीचे नहीं गए, बल्कि उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया और इतनी भारी संख्या में मैन पावर, अम्युनिशन, राशन और एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर इतनी वहां पर इकट्ठा कर दिया कि उन्होंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनियां और शेर ही पैदा होते हैं। हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना भी शुरू कर दिया। ये आपने फिल्म बहुत बार देखी होगी, पिक्चर देखी है? Yes, sir. ये पिक्चर देखने से हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है, शिक्षा देती है। और 5,000 साल पुरानी है, आज की नहीं है। 5,000 साल बाद भी इसका महत्व उतना ही है जितना पहले था। ये दर्शाती है, समझाती है, बताती भी है कि जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान चुनौतियों से चारों तरफ से घिर जाए और हताशा और निराशा में वो डूबने लगे और उसका मन अपनी चुनौतियों से लड़ने के बजाय हथियार डालना शुरू कर दे, तो अपने जीवन की डोर को अपने जीवन के साथी को सौंप देना चाहिए। हमारा जीवन का साथी कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे जीवन के साथी। अगर हम अपने जीवन के साथियों को अपने जीवन की डोर सौंपेंगे तो आपको हर चुनौती से बाहर निकाल करके ला करके आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो अर्जुन, जो इतना बड़ा धनुर्धर था, जो पूरी दुनिया को जीत सकता था, पूरी दुनिया को हरा सकता था, लेकिन वो भी इतनी बड़ी चुनौतियों को देख करके हताश और निराश होकर के हथियार डालने पर विवश हो गया। लेकिन हथियार डाले
लेकिन अपने जीवन की रोग अपने सखा अपने मित्र श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने उसको तमाम चुनौतियों से बाधाओं से पार कर उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। ये नॉर्मल पिक्चर है जो पहाड़ी इलाके से संबंध रखते हैं बच्चे, वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं कि पहाड़ी इलाके की एक रोड का निशान, लेकिन ये हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। ईसीजी कभी कराया? नहीं कराया तो आपने फिल्म तो जरूर देखी, उसमें इस तरह की तरंगें होती हैं। वो क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाती है कि इंसान जिंदा है, लेकिन ये भी समझाती है, ये भी बताती है कि जीवन एक सरल सुगम रेखा के समान बिल्कुल भी नहीं। हमारा जीवन ऊंचाई और नीचाई भरी चुनौतियों से लड़ के समान है, और जो व्यक्ति इन चुनौतियों से लड़ता हुआ आगे जाता है वही एक जिंदा इंसान भी है, बाकी तो सब मरता ही। तो ये रोड ये हमारे जीवन से, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे सीधा नहीं, घुमावदार है, ऊंचाई और नीचाइयों को पार करने वाला जीवन है। ये एक चोटी है, इसका शायद आप नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन कारगिल वार मेमोरियल जानते हैं? उनका कई फोटो देखा होगा टीवी में। तो कारगिल वार मेमोरियल इसी पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है, और इस पहाड़ी का नाम तोलोलिंग टॉप है। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर पहाड़ियों के ऊपर बम्बारमेंट करने के लिए आए, और 28 मई को मुझे आज भी वो पल याद है कि शाम का वक्त था, 3 हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए, इन्होंने फायर किया, और इस तरह से जैसे ही अपने देश की तरफ टर्न हुए, ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर जिसको पाकिस्तान की फौज ने गाइडेड मिसाइल के द्वारा वहीं पर गिरा दिया, और ये चलता हुआ हेलीकॉप्टर तुरंत नीचे पहाड़ी की तलहटी में आ गया। 22 दिन तक इस पहाड़ी पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को इस पहाड़ी पर पहली सफलता के रूप में हिंदुस्तान की सेना ने तिरंगे को फहराया। इस पहाड़ी को जानते हैं? ये पहाड़ी में टाइगर है। ये द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर बर्फ ही बर्फ और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम, विशेष दस्ते का पुनर्गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं, और फौजी भाषा के अंदर घातक प्लेटून कहते हैं। मैं नौजवान साथियों आपको बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। जो आज मुझे बड़ी विस्मित भरी निगाहों से आप देख रहे हैं कि कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, खेती करके यहां तक पहुंचा। आप लोगों की तरह बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति हूं, कोई अलग से भगवान ने मेरे पास शक्ति नहीं दे रखी, आप लोगों की तरह एक आम इंसान। लेकिन जो 22 दिन की लड़ाई हमने लड़ी, उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्लेशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे सामान को उठाते, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में वापस भी आते थे। उस 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों लड़के, तीनों सैनिक फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए।
ये अवस्था बड़े नखरे वाली अवस्था होती है कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। मम्मी को जितना जो है इतना वो करते हैं, लेकिन आप जानते हैं 22 दिन तक ये जो पूड़ियाँ होती हैं, गरम पूड़ी को अगर जूट के बोरे में भरा जाए तो पूड़ियों की जो पापड़ी होती है उस जूट के बोरे में चिपक जाती है। 22 दिन तक उस पूड़ियों की जो पापड़ी जूट के बोरों में चिपकी हुई थी उसको झाड़ करके चाय में डाल करके पीछे से जिंदा है। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन का एडवांटेज भी बहुत ज्यादा, क्योंकि दूर से दूर आसानी से देख करके वो हमें बर्बाद भी कर सकता था, मार भी सकता था। इस कमांडो टीम को सबसे पहले इस घातक प्लेटून को इस टाइगर हिल टॉप पर हमला करना था। फिर कह रहे उस समय बहुत महत्वपूर्ण समय का सही उपयोग करना। जिसने सीख लिया उसने जीवन में आगे बढ़ना और अपनी बुलंदियों तक पहुंचना भी सीख लिया। हमें मालूम था हाइट ज्यादा है, दूर तक देखेगा आराम से मार सकता है, इसलिए रात के समय का उपयोग किया ताकि वो हमारे मूवमेंट को देख ना सके। तो रात भर इस पहाड़ी पर चलते थे और दिन भर बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पत्थरों में पड़े रहते थे। जून और जुलाई का महीना -20 डिग्री टेम्परेचर था, दुश्मन की भारी गोलाबारी होती थी, फिर भी उन सब की परवाह न करते हुए 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर लगातार हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ अग्रसर रहे। तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत होता था। जिस तरह से आज आपको नीट की परीक्षा बड़ी असंभव से प्रतीत हो रही है कि नहीं? मन के अंदर बड़े विचारों का विरोधाभास शुरू हो गया कि नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा। बस ये मन के अंदर द्वंद्व शुरू हो गया कि नहीं? लेकिन इस द्वंद्व को जितनी जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा, क्योंकि जब मन मस्तिष्क के अंदर ये द्वंद्व चलता है तो हमें कुछ भी याद नहीं करने देता और ना ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। इस द्वंद्व के अंदर आप ढूंढेंगे तो आपको एक सकारात्मक सोच भी मिलेगी, सकारात्मक थॉट भी मिलेगा। हमें तो आपके पास तो आज बहुत सपोर्ट है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें भी जो असंभव चीज लग रही थी इस पर चढ़ा नहीं जाएगा। अंधेरे में उसमें जब इधर उधर घूमे तो हमें रास्ता नजर आया कि हाँ मैनुअल नहीं चढ़ सकते, लेकिन रस्सियों के सहारे चढ़ा जा सकता है। रस्सियों के सहारे जब चढ़ने लगे तो दुश्मन ने फायर खोल दिया और हमारा रास्ता कटा हो गया। केवल और केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस और सामने दुश्मन के फिर बंकर। हम 7 जवानों ने पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। ये टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा था, टॉप के बहुत करीब तक पहुंच गए और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी में 150, उनके 150, हम केवल 7। लेकिन उसमें भी हम हताश निराश नहीं हुए, बल्कि एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ में लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेडशॉट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेडशॉट है। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना कभी पीठ पर गोली।
पाकिस्तान के बेटे और बेटियां सीमाओं पर खड़े होकर के अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी जीवन में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो तिरंगे उसका कफन को हटा करके जरा देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर एक भी जख्म नहीं। आप इतने तो बड़े हो गए, इतने तो समझदार हो गए हो कि सार्वभौमिक सत्य को समझते हो, यूनिवर्सल ट्रुथ को समझते हो कि इस धरती पर जो पैदा हुआ उसने तो मरना ही है। लेकिन कायरों की तरह नहीं, कायरों की तरह नहीं। अगर मरना है तो हमारी माओ ने हमें शेर और शेरनियों की तरह पैदा किया है, तो शेर और शेरनियों की तरह ही मरना है, कायरों की तरह की तरह। अगर हम इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं तो ये हमारी माओ को गालियां, हमारी माओ को गालियां। हमने सोचा यार मरना है ना, कोई बात नहीं, मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, लड़ करके और मार करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरने वाले। 5 घंटे तक लड़ते रहे, इस तरह से आकर के घिरे हुए तीनों तरफ से 5 घंटे तक लड़ते रहे। और 5 घंटे लड़ते लड़ते ऐसे दृश्य वो भी आए जो आज तक आपने फिल्मों के अंदर ही देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया भी है और देखा भी है। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और इस नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए फील्ड पट्टी की पॉलिथीन मारता है, उसका हाथ यहाँ तक जाता है, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता है। उसका हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाता। बगल में ही मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट बैठा हुआ था, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या निकलता है, उसको सीने में गोलियां लगती, यहाँ से खून की दुआरें चूमती मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। और जब शरीर के अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं, किस तरह से तड़पते हैं, उछलते हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक और साथी आगे बढ़ा, वहीं फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। 40-50 पाकिस्तानी सैनिकों ने चारों तरफ से घेरे हुए गोलियों की बौछारें शुरू। एक कमांडर था, उसने बोला कि चेक तो करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के गोलियां मारने लगे। जब शरीरों में गोलियां धंसती थी तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से पड़ा था, फर्स्ट रो से यहाँ पे गोली मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन सोने की पीड़ा को चुपचाप बरस सकता रहा। ये कौन सा भी हो सकता है, आपको धीरे भी बताया था, कौन सा भी हो सकता है। एक परफॉर्मेंस हो सकती है कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँच सकती है। आज अगर एक सुई भी चुभ जाए तो बॉडी में इतनी पीड़ा होती है, और उस समय धनाधन गोलियां शरीर से पार जा रही हैं, लेकिन आह तक नहीं निकल पा रही थी। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने ईमान में क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां देने शुरू की। बहुत देर तक ये तांडव चला, सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठा लो, और नीचे जो इनका बंकर, इनका पोस्ट हिंदुस्तानियों का बना है, उसके ऊपर भी हमला कर डालो। तब ये आवाज जब सुनी तो मन मस्तिष्क के अंदर ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करी, एक ही अरदास करी
कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। और ये सच है, अगर निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ उस परम पिता परमेश्वर जिसको अल्लाह वाहिगुरु के नाम से हम जानते हैं, उसको याद तो करके देखो, वो शक्ति आपके सामने खड़ी होती है। और इसका भी प्रमाण अभी आपको मिलने वाला है। उसका बड़ा दोबारा से गोलियां मारने लगी, फिर मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया, एक सोच पैदा की, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उठ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और इसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको एहसास हुआ होगा कि ये जिंदा है। वो वापस मुड़ा, इन आंखों से देख ही रहा था। जो वापस मुड़ा, उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा ये बेदर्द नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको लाके सही मार सकेगा तो। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारत अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारत ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते हुए बलिदान किया है, उसको दुनिया तक पहुंचा सके। अभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पर फर्श रखा था कि पूरी पैर फट नहीं थी चलते चलते। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए थे। शायद वह भारतीय लोग इकट्ठे करते होंगे। जब गोली चली तो जाकर से सिक्कों पर टकराई और उस गोली के धक्के से, पावर से मुझे लगा कि मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके जैसे जा, तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर मन से आवाज आई, योगेन अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने तुरंत अपने हैंड ग्रेनेड को निकाला, उसको पेन निकाल कर उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर ही गिरा। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। हमारे पास में भी हैंड ग्रेनेड है नहीं, ये स्मार्टफोन, ये भी हैंड ग्रेनेड है। जो फौज का हैंड ग्रेनेड है उसको नंबर 36 बोलते हैं, क्योंकि वो जो वो फटता है तो उसके 36 टुकड़े होते हैं। और जो हमारे पास ये स्मार्टफोन हैंड ग्रेनेड है, और जब ये भी फटता है तो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री पर घुमा करके खड़ा कर देता है। फिर हमको ये पता नहीं चलता कि हम करें तो करें। अगर हम इस जो आपके पास हैंड ग्रेनेड है इसको सही से इस्तेमाल करें, और ये हमारा पूरी दुनिया भारत के ऊपर फख्र करती है कि भारत युवाओं का राष्ट्र है, क्योंकि इस देश के अंदर 65% आबादी युवाओं की है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि इसमें से 80% को ये पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है, क्योंकि हमने जीवन शैली को इतना बदल दिया है। रात को 1:30 से 2 बजे तक कोई पढ़ाई में मस्त है तो कोई मोबाइल में मस्त है, और सुबह तो फिर उठा नहीं, सुबह नहीं उठा जाएगा तो फिर सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे बॉडी में, माइंड में कैसे कर सकते हैं? कैसे हम फिर अपने जीवन को पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं? तो आप प्रॉमिस करते हैं क्या मेरे साथ? करते प्रॉमिस कि अपने जीवन की जीवन शैली को हमने आज से बदलना है? यस सर।
ये आपका जो हैंड ग्रेनेड है, इसको रात को 10 साढ़े 10 बजे इसकी पिन निकाल करके स्विच ऑफ कर देना है और सुबह 4 से साढ़े 4 बजे हमें उठना है। 4 से साढ़े 4 बजे का, क्योंकि उस समय जो वायुमंडल के अंदर पॉजिटिव एनर्जियों का जो भंडार है, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, एनर्जियों के महत्व को समझते हैं कि जस्ट वायुमंडल की एनर्जी आपके शरीर, आपके मन, आपके मस्तिष्क के अंदर इस तरह से अगर प्रवेश करेंगी, क्योंकि जिस तरह का थॉट आपके यहां पर माइंड पर आएगा, बॉडी के अंदर उसी प्रकार के हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि यह इमेज दिखाता, इमेज दिखा करके उसको रियल बता देता है, जबकि वो फर्जी होता, कुछ भी नहीं होता, और बॉडी में हमारा उसी तरह का रिएक्शन शुरू होता है। सर आपको एक प्रयोग कराएंगे, आपको यहाँ बैठे बैठे आपको एहसास हो जाएगा कि विजुलाइज कराएगा, और विजुलाइजेशन की पावर क्या होती है, कितनी जल्दी वो पावर रिएक्शन में बदलती है, तुरंत रिएक्शन होता है उस पावर का। विजुलाइजेशन की पावर बहुत बड़ी है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप